मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 12th जिनके एग्रीकल्चर है उनके लिए पर्टिकुलर एग्रीकल्चर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रोनॉमी सॉइल एंड सीड। हमने इसके 6 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 7वां डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले छठे भाग की बात करूं तो छठे भाग में हमने मृदा उत्पादकता के बारे में जाना और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पढ़ा। अंत में मैंने आपको मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता में कुछ अंतर लिखवाए थे जो आज मैं आपको समझाऊंगा। मैंने जो आपको अंतर लिखवाए हैं पहले आप जल्दी जल्दी उसको रिपीट कर दो, एक बार पढ़ लो, फिर मैं समझा रहा हूं। पढ़ो भाई। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो समझे इसे। मैंने आपको लगभग 5 अंतर बताए थे कि मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता में अंतर क्या होते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है 2-3 नंबर का कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए 12th के एग्जाम के अनुसार। चलो हम समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला मैंने आपको अंतर लिखवाया मृदा उर्वरता में। मैंने आपको पहली चीज लिखवाई क्या लिखवाया मैंने लिखवाया मृदा उर्वरता का संबंध पौधों की आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। यानी मृदा उर्वरता का तात्पर्य है कि उस मृदा के अंदर कितने पोषक तत्व उपस्थित हैं और वो पोषक तत्व किस अनुपात में पौधों को मिल रहे हैं, वो है मृदा उर्वरता। फिर मैंने आपको मृदा उत्पादकता में इसके कंपेटिबल पॉइंट लिखवाया कि मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। मृदा उर्वरता का संबंध है कि उस मृदा में कितने प्रतिशत या कितने पोषक तत्व उपस्थित हैं और वो किस अनुपात में पौधों को मिल रहे, वो है मृदा उर्वरता। मृदा उत्पादकता का मतलब है कि उस भूमि से फसल की पैदावार कितनी हो रही है, प्रति हेक्टेयर पैदावार या उपज कितनी हो रही है, वो है मृदा उत्पादकता। चलो फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखाया उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। मतलब ये पॉइंट बोल रहा है कि जो उर्वर मृदा है यानी जिसके अंदर पोषक तत्व अच्छे, वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। हालांकि ये सोचने लायक चीज है सर मृदा अपने आप में उर्वर है, उर्वर का मतलब उसके अंदर पोषक तत्व अच्छी मात्रा में, फिर भी वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। होना तो समझ में आता है सर उर्वर है तो उत्पादक तो होगी, लेकिन नहीं भी इसका क्या रीजन है? मेरे हिसाब से उत्पादक ही होगी, नई वाली बात ही नहीं बनती। यदि नई वाली बात को अपन यदि साबित करने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है कि एक मृदा है जो अपने आप में उर्वर है यानी उसके अंदर पोषक तत्व अच्छे हैं, लेकिन वो उर्वरता सिर्फ 2-3 पौधों की प्रजातियों के लिए अनुकूलित है। लेकिन यदि मैं कोई नया पौधा लेके आता हूं या कोई नई फसल लेके आता हूं जिसको जो पोषक तत्व चाहिए, यदि इसको चलो कैल्शियम चाहिए लेकिन इसमें बाकी सब पोषक तत्व अच्छी मात्रा में लेकिन कैल्शियम है नहीं, तो ये वाली फसल पैदा हो नहीं पाएगी। ऐसा संबंध हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में यही कि जो मृदा उर्वर होगी वो उत्पादक होगी। सेकंड पॉइंट मैंने उत्पादकता में लिखवाया उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती। सीधी बात है, जो मृदा अपने आप में उत्पादक है तो वो उर्वर होगी। उत्पादक का मतलब क्या है? ऐसी मृदा जिसमें पैदावार अच्छी हो रही है, वो 100% उर्वरी होगी। थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा, वो उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है।
यानी मृदा उर्वरता को निर्धारित करने वाले तत्वों की बात करें या मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले एलिमेंट्स की बात करें, वो कौन से? मृदा की भौतिक दशा, यानी मृदा के कणों का आकार कैसा है, साइज कैसी है, या मृदा खुद कैसी है, बलुई है, क्ले है, सिल्ट है, वो, या इसकी दशा, या इसकी रासायनिक स्थिति, मतलब इसमें किस किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, और पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा, यानी उस मृदा में पोषक तत्व किस मात्रा में पाई जा रही है। ये तीनों फैक्टर मिलकर अपने आप में मृदा उर्वरता को संतुलित करते हैं। फिर मैंने तीसरा पॉइंट लिखवाया मृदा उत्पादकता में। क्या लिखवाया? मृदा की उर्वरता, परिवहन, व्यय, उपज की मांग तथा फसल पैदा करने में व्यय मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं मृदा के कणों का साइज, मृदा के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, मृदा के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व। लेकिन मृदा उत्पादकता को निर्धारित करता है, पहले पॉइंट है मृदा उर्वरता, यानी मृदा उर्वर है तो उसकी उत्पादकता अच्छी होगी। मृदा उत्पादकता को डिसाइड करने में पहला फैक्टर है मृदा उर्वरता। यदि मृदा उर्वर अच्छी है तो उसकी उत्पादकता अच्छी होगी। फिर मैंने लिखवाया परिवहन व्यय, यानी आपने उस प्रति हेक्टेयर क्षेत्र से जो फसल प्राप्त की है उसको आप जहां पर बेचने के लिए जा रहे हो तो उसमें परिवहन व्यय यदि कम है, यानी खर्चा कम हो रहा है, तो उत्पादकता ज्यादा होगी। वैसे मृदा उत्पादकता है क्या? या तो उपज घनी होनी या रुपया घना मिलना, यही काले यही बताया तुम्हें था ना। फिर आगे है उपज की मांग, यानी जो आपने फसल पैदा की है वो मार्केट में उसकी मांग ज्यादा है तो उसकी रेट बढ़ेगी। फिर आगे फसल पैदा करने में वे, यानी आपने जो फसल बोई है उसमें कितना खर्चा हुआ। और लास्ट में है, मतलब यही लास्ट में यही था कि फसल पैदा करने में वे, यानी खर्चा कितना, यूरिया डीएपी कितनी दी, पानी कितना दिया, लाइट बिल कितना है, ये सब फैक्टर मिलकर किसको डिसाइड करते हैं? मृदा उत्पादकता को। लास्ट में मैंने पांचवा पॉइंट लिखवाया मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है, यानी जो मृदा अपने आप में एक अच्छी उर्वर है वो मृदा अपने आप में एक अच्छी उत्पादक होगी, यानी मृदा उत्पादकता का एक विशेष अंग है मृदा उर्वरता। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यय व उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। यानी ये फैक्टर किस, अभी मैंने लास्ट में फैक्टर बोले, ये काम आते हैं मृदा उत्पादकता पर। मैंने लास्ट में क्या बोला? उर्वरता के अंतर्गत, यानी मृदा उर्वर है या ना, उसके अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, यानी मार्केट में फसल की मांग, उत्पादन व्यय, यानी फसल को पैदा करने में खर्चा, वो उपज के मूल्य, यानी जो आपने फसल पैदा की उसका रुपया, ये सब मृदा उर्वरता के लिए नगण्य है, यानी मृदा उर्वरता इसके ऊपर निर्भर नहीं करती। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं मार्केट में ले जा रहा हूं इस फसल को बेचने में, इसमें व्यय इतना आ रहा है, इसकी मुझे रुपए इतने मिल रहे, मतलब मृदा मेरी उर्वर है ज्यादा। उर्वरता का मतलब या तो मृदा के कणों का साइज बढ़िया है, या केमिकल पदार्थ उसके अंदर संतुलित मात्रा में या बढ़िया, या पोषक तत्व उसमें बढ़िया है। अब मैंने पांचों पॉइंट लिखवाया मृदा उत्पादकता में। वो क्या लिखवाया? मृदा उत्पादकता व्यापक शब्द है, यानी ये अपने आप में एक बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं वो आर्थिक नियम सम्मिलित है। भौतिक क्रियाएं मतलब आप फसल को कैसे बोते हो, क्या करते हो, क्या नहीं। या आर्थिक नियम मतलब उसकी पैदावार के पश्चात आपको कितने रुपए मिलते हैं, क्या क्या नहीं। ये 5 पॉइंट थे। चांस बनता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन का कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए, और आपको 5 याद रखने हैं। चलो, ये मृदा उत्पादकता यहां तक आपके समाप्त हो गई। अब हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मृदा क्षरण। नाम सुना है? मृदा क्षरण आज हम डिस्कस करेंगे। चलो, एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, 2 लाइनें छोड़ के आगे लिख लो, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। मृदा क्षरण एवं संरक्षण, ये एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो। और अब हम
पहले मृदा क्षरण के बारे में जानेंगे, फिर हम उसको कैसे मृदा क्षरण मतलब मृदा नुकसान हो रहे और मृदा का संरक्षण कैसे करें, यानी इस क्षरण से कैसे बचाए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। करें शुरू? तो आप लिखो, सबसे पहले लिखना शुरू करो नीचे वाली लाइन से। भौतिक रूप से, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का, मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया, अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं, को मृदा क्षरण कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखिए, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखिए। मृदा का पृथक्करण, मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन, तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है। फिर खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखिए। अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है। अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, लेकिन हवा भी यह कार्य करती है, लेकिन हवा भी यह कार्य करती है। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा, मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से, बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया को, बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। लिख लिया? चलो, जो मैंने लिखवाया वो थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, फिर मैं समझा रहा हूं। पढ़ लो थोड़ा बहुत आप। चलो, पढ़ लिया? अब हम सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखा है थोड़े बहुत ध्यान रखने। क्या ध्यान रखना? मृदा क्षरण किसे कहते, एक नंबर का आ सकता है। मृदा संरक्षण किसे कहते, एक नंबर का आ सकता है। दोनों परिभाषा मैंने लिखवाई इसके अंदर। क्या लिखवाया? वैसे वास्तविकता में मृदा क्षरण का मतलब क्या होता है? भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। ये मैं कह रहा हूं एक अर्थ है पृथ्वी अपने आप में। ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र की मैं बात करूं, यहां पर जो ऊपरी भाग में जो मृदा थी वो बह कर कहीं और चली गई, मतलब इस भाग का क्षरण हो गया। यही है मृदा क्षरण। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? मृदा क्षरण। वैसे उन्हाळे तो घणी देखी हो सो, आंधे चलते रहे अपने। यहां तो कोई कोई एड़ी जगह आवे जिकी जगह धूड़ रहा मोटा मोटा टीला बांधे रहा, और कोई कोई एड़ी जगह आवे जिकी जगह धूड़ गायब हो रही। हाँ है ना, मतलब जहां से गायब हुई है रेत, वहां पर उस मृदा का क्षरण हुआ, यानी नुकसान हुआ उसको। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा का पृथक्करण तथा परिवहन मृदा क्षरण कहलाता है, यानी विशेष भाग से मृदा का पृथक होना या यहां से चले जाना, यानी परिवित होना, क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। अधिकांश दशाओं में जल परिवहन कारक होता है, लेकिन हवा भी यह कार्य करती है।
यानी मृदा क्षरण में मुख्यतः या तो जल इसका कारण होगा या हवा। जल हो सकता है, सिंपली बात है, ये एक भाग है। यहाँ पर मृदा बजरी आवे ना अपने खेत में, कौन आवे खेत में बजरी के हम चलिए करे आवे, मतलब ये वाला भाग है। यहाँ पर अब बारिश हुई, अब नदी चलना शुरू होती है, तो ये वाले भाग से मृदा यहाँ से लेकर लेकर कहीं और जाके छोड़ती है। इसका मतलब जो जल यहां से जो मृदा लेके गया यहां पर लेके आ गया, इसका मतलब इस भाग का क्या हो गया, क्षरण। कैसा क्षरण, मृदा क्षरण। इसके अलावा हवा भी मृदा क्षरण में सहायक होती है। फिर आगे मैंने लिखवाया है, मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया को संरक्षण कहते हैं। मृदा को बहाकर कौन ले जाएगा, जल, काट कर कौन ले जाएगा, हवा। यानी जल और हवा से मृदा के क्षरण को बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं मृदा संरक्षण। आया समझ में? चलो आगे आप लिखो, आगे लिखो आप, मृदा क्षरण के प्रकार लिखो। यहां तक हो गया, नया हेडिंग डालो, लिखो मृदा क्षरण के प्रकार। अब हम प्रकार पढ़ेंगे मृदा क्षरण के क्या होते हैं। अरे डालो हेडिंग, मृदा क्षरण के प्रकार, मृदा क्षरण के प्रकार। चलो क्या होते हैं प्रकार, चलो इसमें आप नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। प्रकृति में दो प्रकार से मृदा क्षरण होता है। प्रकृति में दो प्रकार से मृदा क्षरण होता है। दो प्रकार से मृदा क्षरण होता है। अब आप इसमें पहला लिख लो, पहला लिख लो प्राकृतिक क्षरण। पहला लिखो आप प्राकृतिक क्षरण, यानी क्षरण प्रकृति में, सॉरी हाँ, प्रकृति में दो प्रकार से होता है। एक पहला है प्राकृतिक क्षरण, दूसरा हम आगे डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक क्षरण में आप डैश करके लिखो, लिखो इसमें डैश करके, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा, हवा तथा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे, लगातार और धीरे धीरे क्षरण को, क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। मैं वापस लाइन रिपीट कर रहा हूं, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह क्षरण प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर नई वाली लाइन से लिखो, नई वाली लाइन से लिखो। यह क्षरण मृदा निर्माण तथा, यह क्षरण मृदा निर्माण तथा मृदा विनाश की क्रियाओं में, मृदा विनाश की क्रियाओं में सदैव साम्य रखता है, सदैव साम्य रखता है। इससे कोई विशेष हानि नहीं होती है, इससे कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि परिवहन में बहुत समय लगता है, क्योंकि परिवहन में बहुत समय लगता है। इस क्षरण को मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता है, मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता है। ये था आपके पहला प्राकृतिक क्षरण।
अब एक लाइन छोड़कर दूसरा क्षरण लिख लो, फिर मैं दोनों को साथ में तुलनात्मक समझाऊंगा। अब दूसरा लिखो त्वरित क्षरण, दूसरा लिखो त्वरित क्षरण। त्वरित या त्वरण का मतलब है जल्दी जल्दी होना, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालो त्वरित क्षरण। इसमें आप लिखना शुरू करो, इसमें लिखना शुरू करो। जब भूमि की वनस्पतियों को पशुओं द्वारा चराकर, खोदकर या जोतकर समाप्त कर दिया जाता है, तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है, तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी व हवा के विघ्न द्वारा अलग होने की गति मृदा निर्माण से कहीं ज्यादा होती है। इस प्रकार के मृदा क्षरण को त्वरित क्षरण कहते हैं। ये दो थे मृदा क्षरण के प्रकार। पहला था प्राकृतिक और दूसरा था त्वरित। चलो ये वाले 2 पॉइंट्स मैं आपको कल समझाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। पढ़ते रहिए।